नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फंड की दुनिया में। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम देने की सोच रहे हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो यह सेबी इन्वेस्टर अवेयरनेस टेस्ट से बेहतर शुरुआत कोई नहीं। ये टेस्ट फ्री है, घर में बैठे होता है और इसके सवाल एनएसएम के असली एग्जाम जैसे ही होते हैं। मतलब इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा और बेस भी एकदम सॉलिड बनेगा। इस वीडियो में हमने दिए हैं 50 जरूरी सवाल और उनके जवाब और आसान भाषा में एक्सप्लेन भी किया है। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और अपने फाइनेंशियल करियर को एक लेवल ऊपर ले चलते हैं। अब बढ़ते हैं सीधे सवाल की तरफ। द फुल फॉर्म ऑफ सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक बॉडी ऑफ इंडिया है। क्या है इसका फुल फॉर्म होगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। सेबी वो संस्था है जो कि मार्केट को रेगुलेट करती है, उनके लिए कानून बनाती है और उसका पालन भी करवाती है ताकि इन्वेस्टरों की हितों की रक्षा हो सके। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ डीमैट अकाउंट? ए, अप्लाई फॉर इंश्योरेंस, बी, स्टोर डॉक्यूमेंट, सी, होल्ड शेयर इन डिजिटल फॉर्म, डी, गेट अ लोन। तो सेबी में इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप रोजमर्रा सुनते होंगे। ये है, इन चीज़ों के आंसर तो आप यूं ही दे सकते हैं। तो किस लिए रखा जाता है डीमैट अकाउंट का उपयोग? डीमैट अकाउंट का उपयोग किया जाता है हमारे शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए, ताकि हमारे शेयर जो है सुरक्षित रह सके। पहले क्या मिलता था? पहले कागजी रूप में मिलते थे, यानी कि कागज में लिखा रहता था आप इतने शेयर हैं, एक सर्टिफिकेट मिलता था आपके पास इतने शेयर हैं। ठीक है। अब क्या है, अब वो कागज का प्रयोग करना उन्होंने खत्म कर दिया है, बिल्कुल ही खत्म हो गया है। अब जो है डीमैट अकाउंट का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयरों को रख। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द लॉक इन पीरियड फॉर पीपीएफ? पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कम से कम लॉक इन पीरियड की कितनी अवधि होती है? वो 5 साल हो सकती है, बी 10 ईयर्स, सी 15 ईयर्स या डी 20 ईयर्स। तो ये तो आप सुनते ही हैं। सेबी में इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप रोज सुनते होंगे या आपके पास इसका खाता भी हो सकता है। ठीक है। तो आंसर है सी 15 ईयर्स। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको 15 साल तक रुकना होता है, 15 साल तक निवेशित रहना पड़ता है। इसकी लॉक इन पीरियड 15 साल होती है। आप 15 साल से पहले इसमें पैसा नहीं निकाल सकते और आपको इसमें टैक्स में छूट भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस किस लिए किया जाएगा? क्या इन्वेस्ट के लिए? टू इन्वेस्ट इन स्टॉक, टू सेव रिटायरमेंट, टू कवर हॉस्पिटल एंड मेडिकल एक्सपेंसेस या टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए? किस लिए किया जाएगा? इसका आंसर है अपने हॉस्पिटल के खर्चों को कवर करने के लिए, टू कवर हॉस्पिटल एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। ठीक है। अब आप बीमार पड़ गए तो आपने सुना होगा ये मेडिकल इंश्योरेंस होता है, आपने ये तो आप जानते ही होंगे, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि जब आदमी हॉस्पिटलाइज होता है तो भारी खर्च होता है, तो उस भारी खर्च को कवर करने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस किया जाता है जो छोटा सा प्रीमियम होता है और आपका पूरा हॉस्पिटल का खर्चा उसमें कवर हो जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न लेंगे, सिप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इन नीचे दिए गए ऑप्शन में सिप को आप किससे रिलेट करेंगे? तो सिप मतलब आप तो जानते ही हैं, चलो फटाफट देख लेते हैं ऑप्शन। सेविंग अकाउंट, इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड? तो किससे रिलेटेड होगा? म्यूचुअल फंड से। ठीक है। सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड किया जाता है। इसमें हर महीने आपके खाते से कुछ न कुछ पैसे, जो जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, उतने पैसे कट जाते हैं और वो म्यूचुअल फंड के अकाउंट में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार आप एक डिसिप्लिन तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच बॉडी रेगुलेट इंश्योरेंस इन इंडिया? इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई करता है, सेबी करता है, इल्डा करता है या एमपी करता है? तो इसका आंसर होगा
पैदा करता है। क्या करता है? वो बीमा कंपनियों के लिए, बीमा कंपनियों पे वो निगरानी रखता है ताकि इन्वेस्टरों को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमआई? देखो कितनी सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। खाली आपको एक बार ब्रीफ होना है, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन होते हैं आपके रोजमर्रा जीवन में घटित होते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमआई? इजी मनी इंस्टॉलमेंट है, या इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है, या इक्वल मंथली इनकम है, या इमरजेंसी मनी इनपुट है? क्या होगा ये होगा इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है। जैसे हम इंस्टॉलमेंट, इसमें ऐसी जो इंस्टॉलमेंट ढूंढ लो, इंस्टॉलमेंट में हम जैसे पैसा वापस करते हैं। ठीक है। ईएमआई वो मासिक किस्त होती है जिससे हम अगर कोई लोन लेते हैं तो लोन का हम जो है इंस्टॉलमेंट के रूप में उसको वापस पे करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ELSS फंड्स आर यूजफुल फॉर? अब ELSS फंड जो है किसके लिए उपयोगी हो सकता है? ठीक है। तो वो रिटायरमेंट लोगों के लिए हो सकता है, या टैक्स सेविंग के लिए है, या बाइंग प्रॉपर्टी है, या गेटिंग इंश्योरेंस है। आपने सुना ही होगा कि ELS मतलब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो है किसके लिए होती है? वह टैक्स बचाने के लिए होती है, ताकि आप को टैक्स सेविंग हो सके। तो आंसर है बी। ठीक है। ELSS एक म्यूचुअल फंड है जो टैक्स बचाने में आपकी मदद कर सकता है। देखो सेविंग में किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना इज मेंट फॉर? किसके लिए बनाई गई है सुकन्या समृद्धि योजना? जब नाम में इसका उत्तर छुपा हुआ है। सुकन्या मतलब देखो किसके लिए होगी? सीनियर सिटीजन के लिए, मेल चिल्ड्रन के लिए, या गर्ल चाइल्ड के लिए, या बिजनेस चाइल्ड के लिए? ठीक पकड़ा, गर्ल चाइल्ड के लिए। यह योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज KYC इंपॉर्टेंट? KYC क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन है, टू ओपन लॉकर, टू वेरीफाई कस्टमर आइडेंटिटी, फॉर गोल्ड परचेस, या टू क्लेम इंश्योरेंस? किसके लिए होगी? टू वेरीफाई कस्टमर आइडेंटिटी। कस्टमर आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए KYC किया जाता है कि कस्टमर कौन है, क्या काम करता है। अगला प्रश्न है, व्हाई इज क्रेडिट स्कोर इंपॉर्टेंट? क्रेडिट स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका क्रेडिट स्कोर का क्या महत्व है? तो भाई, टू बाई गोल्ड, फॉर ओपनिंग सेविंग अकाउंट, टू गेट लोन इजिली, फॉर इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है। तो किस लिए उपयोगी होगा यह ज्यादातर लोन लेने में उपयोगी होता है। टू गेट अ लोन इजिली, हमारा स्कोर अच्छा होगा तो हमें ठीक ठाक लोन मिल जाएगा, हमारा स्कोर खराब होगा तो हमें लोन नहीं मिलेगा। व्हाट इज द मेन एम ऑफ NPS? ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम किसके लिए उपयोगी होगी? क्या वो चाइल्ड एजुकेशन के लिए होती है, क्या बाइंग हाउस के लिए होती है, या पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन के लिए होती है, या हेल्थ इंश्योरेंस के लिए होती है? तो इसमें इसका आंसर इसी क्वेश्चन में ही है। तो ये पेंशन के लिए उपयोगी होगी। आंसर है पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू? किस लिए क्या होता है म्यूचुअल फंड में? ठीक है। क्या उसमें फिक्स रिटर्न होता है? क्या उसमें कोई टैक्स नहीं लगता? क्या इसमें मार्केट रिस्क होता है? क्या इसमें इंश्योरेंस कवर होता है? आपने सुना होगा, ये तो बहुत जानी मानी लाइन है। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका आंसर होगा सी, मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड में जो है मार्केट रिस्क होता है। मार्केट रिस्क मतलब लगातार ऊपर नीचे होना। कभी जो है भाव नीचे होता है, कभी भाव ऊपर होता है। ठीक है। इसमें यह रिस्क सदैव बना रहता है। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट नोट? अब कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? क्या म्यूचुअल फंड की एक रसीद है? वो म्यूचुअल फंड रिसिप्ट है, या लोन पेपर है, या प्रूफ ऑफ स्टॉक ट्रेड है, या इंश्योरेंस बॉन्ड है? क्या है वो? भाई इन तीनों में से तो नहीं होगा। म्यूचुअल फंड की रिसिप्ट भी नहीं होगी, लोन पेपर भी नहीं होगा, और इंश्योरेंस बॉन्ड भी नहीं होगा। वो होगा प्रूफ ऑफ स्टॉक ट्रेड। ठीक है। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं
तो ब्रोकर जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट देता है या आपके सौदे की इसमें जानकारी होती है। 16, देखो सेबी में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जो आप रोज सुनते होंगे, किसी कहीं ना कहीं से, ऑफिस में सुनते होंगे, बाहर सुनते होंगे, स्कूल में सुनते होंगे, कॉलेज में सुनते होंगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न सुनते ही हैं और उनके उत्तर भी वहीं पे होते हैं। ठीक है, आपको एक बार ब्रीफ जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट हैपेंस इन प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? प्राइमरी मार्केट में होता है बाइंग एग्जिस्टिंग शेयर, या करेंसी ट्रेडिंग होती है, या कंपनी इश्यू और न्यू शेयर टू पब्लिक, या इंश्योरेंस की सेल होती है। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होगा? प्राइमरी मार्केट में कंपनी आती है और अपने नए शेयरों को वहां पे पब्लिक के लिए रखती है, यानी पब्लिक को बेचती है, समझ लो। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में कंपनियां पहली बार अपने शेयरों को बेचती हैं, इसे आईपीओ मार्केट भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु ट्रेड्स इन द सेकेंडरी मार्केट? अब वो तो प्राइमरी मार्केट था, अब सेकेंडरी मार्केट क्या है? गवर्नमेंट है, या ओनली कंपनी आती है इसमें, या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर आते हैं इसमें, या इंश्योरेंस एजेंट आते हैं। अब जो सेकेंडरी मार्केट होगा उसमें कौन आएगा? एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, यानी कि जहां हम स्टॉक की ट्रेडिंग करते हैं, जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, ठीक है, उनकी ट्रेडिंग जो है सेकेंडरी मार्केट में की जाती है। ठीक है, जो पहले से हमारे पास उसके शेयर मौजूद होते हैं, उसकी खरीद और हम बिक्री करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएसडीए? बीएसडीए का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक सेविंग डीमेट अकाउंट होगा, या बेसिक सिक्योरिटी डीमेट अकाउंट होगा, या बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट होगा, या बैंक सिक्योर्ड डीमेट अकाउंट होगा? क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट। ठीक है, डीमेट अकाउंट कम इनकम वालों के लिए ये खोला जाता है। ये डीमेट अकाउंट जिनकी इनकम बहुत कम होती है उनके लिए खोला जाता है। इसमें चार्जेस भी थोड़ा कम रहते हैं और सुविधा बेसिक की मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हु ऑपरेट म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड को कौन ऑपरेट करता है? क्या बैंक करता है, क्या स्टॉक एक्सचेंज करता है, या एसेट मैनेजमेंट कंपनी करती है, एएमसी करती है, या इंश्योरेंस कंपनी करती है? कौन करता है उसको ऑपरेट? उसको ऑपरेट करता है एएमसी। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी जो है वो म्यूचुअल फंड को चलाती है, म्यूचुअल फंड के रोजमर्रा काम को वो देखती है और निवेशकों का पैसा मैनेज करती है। निवेशकों का पैसा जहां जहां उसको लगाना होता है, जो जो अपने उसके म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करती है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है मेन परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, उनका बेस ही यही है। अगर आपने ये सीबी सर्टिफिकेट, एक तो ये मुफ्त का है, आपने ये कर लिया, एक तो इसमें दूसरी बात है इसमें घर बैठे आप परीक्षा देंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सेम वही पैटर्न है, उसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक मेन क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे और आप उसका उत्तर आराम से दे पाएंगे और आपको घर में ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इसमें से कम 30 से 40 क्वेश्चन वैसे ही आ जाते हैं उसमें और आप आराम से पास हो जाएंगे। आप वो अच्छी तरह पढ़ लेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का हमारी या कहीं से भी, तो आप उसमें 100% मार्क भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज एन ईटीएफ? ईटीएफ क्या है? इक्विटी ट्रेडिंग फंड है, वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, या इजी टैक्स फंड है, या इक्विटी ट्रांसफर फैसिलिटी है? ईटीएफ क्या होगा? ईटीएफ होगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, ईटीएफ म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, लेकिन उसे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है। उसे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की तरह उसकी खरीद फरोख्त होती है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ रिड्यूस रिस्क इन इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग में रिस्क को रिड्यूस करने का कौन सा सबसे अच्छा तरीका है, स्मार्ट तरीका है? टू पुट ऑल मनी इन वन प्लेस, या इन्वेस्टिंग करना ही छोड़ दो जी, अवॉइड कर दो उस इन्वेस्टिंग को, या डाइवर्सिफिकेशन करो, या इन्वेस्टमेंट ओनली इन गोल्ड? तो क्या करो भाई, अपने पैसे को एक ही जगह पर मत रखो, यानी डाइवर्सिफिकेशन करो, अलग अलग जगह पर पैसे अपने रखो। जैसा आपने सुना होगा, एक ही टोकरी में अंडे सारे रखने नहीं चाहिए, फूटने का डर होता है,
इस प्रकार अलग अलग जगह पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अपना रिस्क कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप द स्कोर पोर्टल? स्कोर पोर्टल को किसने डेवलप किया है? इस प्रकार के प्रश्न जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मेन परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आपने ये प्रश्न पूरा कर लिया, आपने ये परीक्षा अच्छे से कर ली, तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मेन परीक्षा के लिए 35 से 40% जो है मार्क यूं ही आप ले आ सकते हैं। ठीक है, तो हु डेवलप द स्कोर पोर्टल? स्कोर पोर्टल को किसने डेवलप किया है? आरबीआई ने किया है, एनएससी ने किया है या सेबी ने किया है? तो इसका आंसर है सेबी ने किया है। सेबी ने स्कोर बनाया है ताकि निवेशक अपनी अपनी शिकायतें जो है ऑनलाइन उसमें दे सके। इक्विटी, इक्विटी क्या है? इक्विटी क्या वो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है, या लोन फ्रॉम बैंक है, या ओनरशिप इन कंपनी है, या इंश्योरेंस कवर है? तो क्या होगा? वो एक प्रकार की ओनरशिप होगी कंपनी में। जब हम किसी कंपनी का कोई शेयर खरीदते हैं, यानी हमने कंपनी का वो भाग खरीदा है, ठीक है, हमने ओनरशिप पाई है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है? देखो म्यूचुअल फंड की मेन परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। व्हाट आर द डेट इंस्ट्रूमेंट? क्या रिस्की स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, या फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट है, या गोल्ड एंड सिल्वर है? तो इसका आंसर होगा फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, डेट फंड, इसको डेट फंड बोलते हैं। उसमें डेट फंड बोलेंगे तो उसका नीचे का सबसे उसकी जड़ ये है, क्या होता है उसमें? एफडी बॉन्ड, जिसमें ब्याज पहले से तय होता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट में वो डेट फंड जो है पैसा लगाते हैं और हमें उसमें फिक्स इनकम देती है। अगला प्रश्न है, वाई आर यूलिप चार्जेस हायर? ऑप्शन है नो रेगुलेशन, टू मच प्रॉफिट, बिकॉज इट ऑफर बोथ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, और डी है ड्यू टू एजेंट्स फीस। तो इसका सही उत्तर होगा बिकॉज इट ऑफर बोथ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। यूरोप में बीमा और निवेश दोनों एक साथ किया जाता है, इसके लिए उसके ज़्यादा चार्जेस उसमें लगते हैं। भाई ज़्यादा सर्विस लोगे तो ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे भाई, सीधा सिंपल फंडा है। अगला क्वेश्चन है, हु इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट? कॉन्ट्रैक्ट नोट कौन इशू करता है? इन्वेस्टर करता है, स्टॉक ब्रोकर करता है, या सेबी करता है, या एएमसी करता है? कौन करेगा? ये करेगा स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो हमें एक भाई कुछ तो हमें बताएगा कि आपने क्या क्या ट्रेडिंग की, तो वो जो डॉक्यूमेंट देगा उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नोट कहते हैं। ठीक है, उसमें हमारा पूरा ब्यौरा होगा कि हमने क्या ट्रेडिंग किया है, कितने हमें पैसे देने हैं, कितने हमें पैसे मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनी एंड लीगल हायरी? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, नॉमिनी ओन्स द एसेट, नॉमिनी गेट्स मनी, बोथ आर सेम, लीगल हायरी ऑलवेज गेट्स मनी। ठीक है, तो कौन कौन पाएगा पैसा भाई? तो पैसा पाएगा नॉमिनी गेट्स द मनी। नॉमिनी क्या करेगा? नॉमिनी को पैसा मिलेगा, वो उसके लीगल हायरी को सौंपेगा। ठीक है, उसके कानूनी उत्तराधिकारी को वो पैसा, जो भी पैसा मिलेगा, एसेट मिलेगा, जो भी उसे मिलेगा वो उसे देगा। अगर उनमें कोई डिस्प्यूट होता है तो आखिरी फैसला कोर्ट का होगा। 28, व्हाट इज इंश्योरेंस प्रीमियम? इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है भाई? बहुत सिंपल है, आप भी हमेशा इंश्योरेंस करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम वो चीज़ होती है जो रेगुलर पेमेंट फॉर इंश्योरेंस कवर के लिए होता है, ताकि हमें इंश्योरेंस कवर रेगुलर मिलता रहेगा। अगर हम उसके प्रीमियम समय पर नहीं देंगे तो हमारा जो है कवर जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमें चाहे वो सालाना किस्त हो, मंथली किस्त हो, सालाना हो, त्रैमासिक हो, या छमासिक हो, हर 6 महीने में देने वाली किस्त हो, वो आपको देना पड़ेगा। 29, व्हाट इज यूलिप? यूलिप क्या है? तो यूलिप क्या है? ओनली इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, या ओनली इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, या यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, या अर्बन लाइफ इन्वेस्टमेंट प्लान है? तो यूलिप तो सब जानते ही हैं, बहुत पुराना है। यूलिप जो है यूनिट लिंक प्लान है। यूलिप एक ऐसा प्लान है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी होता है और इंश्योरेंस भी साथ में होता है। इसके चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है,
व्हेन वाज इडा एस्टेब्लिश्ड, इडा को कब एस्टेब्लिश किया गया है? इडा क्या है? एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। तो उसे कब एस्टेब्लिश किया होगा? तो उसे एस्टेब्लिश किया गया है 1999 में, ठीक है, 1999 में, ठीक है। ये क्या करती है? ये बीमा कंपनी को रेगुलेट करती है ताकि इन्वेस्टर को कोई नुकसान ना पहुंचाएं कंपनियां, ठीक है। तो नंबर 31, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सिप? सिप का क्या फायदा है? सिप से क्या फायदा हो सकता है? अवॉइड मार्केट रिस्क हो सकता है, या हेल्प इन शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है। इनमें से पहचानने ऑप्शन है। बिल्ड हैबिट ऑफ रेगुलर इन्वेस्टिंग हो सकता है, और गारंटी प्रॉफिट हो सकता है। आपने ठीक अंदाजा लगाया। ये क्या हो जाता है? यह हमारी सेविंग की आदत को फायदा पहुंचाता है ताकि हम सेविंग की आदत हमें पड़े, यानी बिल्ड्स हैबिट इन रेगुलर इन्वेस्टिंग, ठीक है। बहुत आसान है, समझाने की जरूरत। अगला प्रश्न है, हु कैन इन्वेस्ट इन प्री आईपीओ स्टेज? प्री आईपीओ स्टेज में कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है? कॉमन पब्लिक कर सकती है, स्टूडेंट कर सकता है, या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कर सकते हैं, या रिटायर्ड पर्सन कर सकते हैं। तो कौन कर सकते हैं भाई? इसमें एक ही कर सकते हैं जो इंस्टीट्यूशनल बायर होंगे, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज पावर ऑफ अटॉर्नी यूज फॉर? पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों यूज की जाएगी? बाइंग गोल्ड के लिए की जाएगी, गिविंग राइट टू ऑपरेट फाइनेंशियल के लिए किया जाएगा, या पेइंग टैक्स के लिए किया जाएगा, या ओपनिंग बैंक अकाउंट के लिए किया जाएगा। तो पावर ऑफ अटॉर्नी हम क्यों देते हैं किसी को? जब कहीं बाहर जाते हैं कुछ काम से, या किसी भी वजह से हम किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, तो किस लिए देते हैं? ताकि हमारे बिहाफ पे वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सके। तो इसका आंसर होगा गिविंग राइट टू ऑपरेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। व्हाट इज रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन? रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन क्या होगा? रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन लोन अकाउंट होगा, या ब्रोकर पर्सनल अकाउंट होगा, या परमिशन टू ब्रोकर होल्ड फंड होगा, या ट्रेडिंग प्रॉफिट रिपोर्ट होगा। तो इसका आंसर होगा परमिशन टू ब्रोकर होल्ड फंड, ठीक है। हम अपने ब्रोकर को एक पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं ताकि हमारे बिहाफ पे वो सारी शेयरों की खरीद फरोख्त कर सके, फंड को होल्ड कर सके, ताकि हमें बार बार ट्रांजेक्शन ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाई इज मार्जिन मनी रिक्वायर्ड इन ट्रेडिंग? मार्जिन मनी जो है ट्रेडिंग में क्यों जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो किस लिए पड़ेगी देखते हैं। टू अर्न इंटरेस्ट के लिए पड़ेगी, टू अवॉइड सेवी पेनल्टी के लिए पड़ेगी, टू कवर पोटेंशियल लॉस के लिए पड़ेगी, टू बाय इंश्योरेंस के लिए पड़ेगी। ये किस लिए पड़ेगी? इसलिए पड़ेगी कहीं कोई संभावित लॉस ना हो जाए, टू कवर पोटेंशियल लॉसेस। अगर ट्रेड में अगर कोई नुकसान हो जाता है तो ब्रोकर क्या करेगा भाई? इसलिए ब्रोकर कुछ मार्जिन मनी अपने पास रखता है और आपको मार्जिन मनी से ज़्यादा पैसा देता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIP? SIP का फुल फॉर्म क्या होगा? सेविंग इन प्लान होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होगा, सिक्योर इंश्योरेंस पेमेंट होगा, या सिंपल इनकम प्लान होगा। तो क्या होगा वो प्लान? क्या होगा? ये तो सब जानते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होगा। इसमें कोई समझाने की जरूरत है। व्हाट डज T1 सेटलमेंट मीन? ठीक है, T1 सेटलमेंट क्या होगा? T1 सेटलमेंट का नाम ही है ट्रेडिंग करने के एक दिन बाद, यानी ट्रांजेक्शन आफ्टर वीक होगा, या ट्रेड हैपेंस इन नेक्स्ट ईयर होगा, या सेटलमेंट डन ऑन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, या मंथली पे आउट होगा। तो इसका आंसर होगा सेटलमेंट डन ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। जब आप शेयर खरीदते हैं तो अगले दिन आपके अकाउंट में वो उसके पैसे आ जाते हैं, पैसे आपको उससे कट जाते हैं। अगर आपने सेल किया है तो पैसे आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज कैपिटल गेन? कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन होगा इनकम फ्रॉम जॉब होगा, या प्रॉफिट फ्रॉम एसेट लॉस, एसेट सेल होगा, या गवर्नमेंट बॉन्ड इंटरेस्ट होगा, या इंश्योरेंस क्लेम होगा। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रॉफिट फ्रॉम एसेट सेल, यानी जो आप एसेट सेल करेंगे तो गवर्नमेंट उसमें टैक्स लेती है, उससे हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। When is LTCG टैक्स एप्लीकेबल? टैक्स LTCG अब टैक्स कब लगेगा? जब आप
वन होल्ड लेस देन 1 मंथ होगा, या आफ्टर 3 years होगा, या आफ्टर 1 year होल्डिंग होगा, या नो टैक्सेबल होगा। कब होगा? वो होगा 1 साल बाद, यानी आफ्टर 1 year होल्डिंग। ठीक है। अगर आप कोई शेयर फंड को अपने पास 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रखते हैं तो आपको उसमें जो आपको प्रॉफिट होगा 1 लाख से ऊपर, हाँ, जो प्रॉफिट होगा उसमें LTCG टैक्स। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आर्बिट्रेशन सेल? ठीक है, तो ये क्या होता है? आर्बिट्रेशन सेल क्या होता है? एक प्रकार का कोर्ट होता है। ठीक है, या फाइलिंग टैक्स के लिए होगा, या म्यूचुअल फंड एडवाइस के लिए होगा, रिसॉल्विंग डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ब्रोकर एंड इन्वेस्टर के लिए होगा, या लोन प्रोसेसिंग के लिए होगा। तो क्या होगा किसके लिए? जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रिसॉल्विंग डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ब्रोकर एंड इन्वेस्टर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसका फैसला जो है आर्बिट्रेशन सेल करेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट? कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट क्या हो सकती है? सैलरी स्लिप हो सकती है, लोन समरी हो सकती है, कंबाइंड रिपोर्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड्स एंड डीमेट होल्डिंग हो सकता है, या बैंक पासबुक हो सकती है। तो इसका आंसर है कंबाइंड रिपोर्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड्स एंड डीमेट होल्डिंग। आपके सभी म्यूचुअल फंड और शेयर को एक ही PDF में मिल जाए, इसे कहते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। ठीक है। डज KRA स्टैंड फॉर इन KYC? बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो हम रोज ही सुनते रहते हैं। ठीक है, और इनमें इन प्रश्नों को, ऑप्शनों को एक साथ मिला के हम इसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो A नॉलेज रिटेल एजेंट होगा, KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी होगी, ये की रिस्क असेसमेंट होगा, ये KYC रिटर्न एप्लीकेशन होगा। तो क्या होगा उसमें भाई? KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी होगी। ठीक है, तो KRA वो संस्था होती है जो आपके KYC डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है, चेक करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द रेगुलेटर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? म्यूचुअल फंड्स का रेगुलेटर कौन है? तो इसका आंसर बहुत आसान है, RBI है, या IRDA है, या SEBI है, या MFI है। क्या होगा इसका? इसका उत्तर है SEBI है। म्यूचुअल फंड की निगरानी हमेशा SEBI करता है, वो SEBI इसीलिए बनाया गया है। देखो, इसमें ये सवाल इतने आसान और सरल होते हैं कि आपने एक बार ब्रीफ कर लेना है, एक बार देख लेना है, और आपको लगे ये सवाल मैंने यहीं कहीं सुने, 15G, ये जी वो जी, पता नहीं कितने क्या क्या फॉर्म सुने हैं, तो वही उन्हीं के बारे में इसमें पूछा गया। एक बार ब्रीफ हो जाएंगे तो आप फटाफट जाके एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए, और 2 साल तक वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज फॉर्म 15G और 15H यूज फॉर? ठीक है, तो किस लिए होगा भाई? वो अप्लाई फॉर पेन के लिए होगा वो फॉर्म, या अवॉइड TDS इंटरेस्ट इनकम के लिए होगा, या फाइल टैक्स रिटर्न के लिए होगा, या अप्लाई फॉर लोन के लिए होगा। तो वो होगा, आंसर है अवॉइड TDS ऑन इंटरेस्ट इनकम। आपने देखा होगा कि आप जब बैंक जाते हैं, FD कराएंगे, कुछ कराएंगे, तो आपको बोलेंगे एक फॉर्म भर दो जी, आपको छूट मिल जाएगी। अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं, टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते होंगे, तो आपको एक फॉर्म देना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिक वो टैक्स काट देगा। ठीक है, तो अगली बार जब जाइए तो अपना फॉर्म जरूर भर के। वाई डज शिप हैव अ पॉज ऑप्शन? भाई शिप में पॉज का ऑप्शन क्यों होता है? तो शिप में पॉज का ऑप्शन किस लिए होगा? जब आप क्या होंगे, आपको डबल इन्वेस्टमेंट करना होगा, या फॉर इमरजेंसी विड्रॉल होगा, या टू स्टॉप कम्प्लीटली होगा, या टू टेम्परेरी हॉल्ट ड्यूरिंग फिनेंशियल डिफिकल्टी। ठीक है, इसका आंसर अंदाज़ा लगाइए, बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया आपने। टू टेम्परेरी हॉल्ट ड्यूरिंग फिनेंशियल डिफिकल्टी, यानी जब आप किसी आर्थिक संकट से जूझ रहे होंगे तो आप अपनी SIP को पॉज कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हु शुड यूज लिक्विड फंड? लिक्विड फंड किसके लिए अच्छा है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, रिटायर्ड पर्सनल के लिए होता है, या फॉर शॉर्ट टर्म पार्किंग ऑफ मनी के लिए होता है, या चिल्ड्रन के लिए होता है? लिक्विड मतलब तरलता, तरलता मतलब इस पैसे को हम कभी भी इस्तेमाल कर सके, यानी थोड़े दिन के लिए हमको अगर पैसा लगाना होगा तो हम लिक्विड फंड में उस पैसे को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डज एन इंडेक्स फंड डू? इंडेक्स फंड
क्या करता है, क्या फॉलो करता है? इंडेक्स फंड किसको फॉलो करेगा? फॉलो द गोल्ड प्राइस, या टैक्स बैंक इंटरेस्ट, या फॉलो मार्केट इंडेक्स, या गिव फिक्स रिटर्न। तो किसको करेगा? इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स को ही करेगा ना, तो करेगा फॉलो अ मार्केट इंडेक्स, इंडेक्स मार्केट को फॉलो करेगा। ठीक है, अब फंड निफ्टी इन सेंसेक्स जैसे इंडेक्स को कॉपी करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, हु इशू टैक्स फ्री बॉन्ड? टैक्स फ्री बॉन्ड कौन इशू कर सकता है? भाई हमारी सरकार कर सकती है, प्राइवेट कंपनी कर सकती है, फॉरेन बैंक कर सकता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कर सकता है, या म्यूचुअल फंड कर सकता है। तो कौन कर सकता है इसमें कर सकता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है। नंबर 50, व्हाट इज द गोल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी? इसी प्रकार के आसान सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और ये आसान सवाल आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की तरफ अग्रसर करेंगे। ठीक है, ये आपकी बुनियाद को मजबूत कर देंगे। आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की परीक्षा देने के पहले इन सवालों को जरूर याद करें, और वो परीक्षा जरूर पास करें, अपने आप पास हो जाएंगे आप। ठीक है। व्हाट इज़ द गोल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी? तो क्या होगा? अनटैक्स रिफंड होगा, इंक्रीज स्टॉक ट्रेडिंग होगा, या मैनेज पर्सनल फाइनेंस बेटर होगा, या अवॉइड स्कूल फीस होगा? तो इसका आंसर होगा मैनेज पर्सनल फाइनेंस बेटर, यानी आपकी कमाई खर्चा जो आप करते हैं उसको ठीक ढंग से आप मैनेज कर पाएंगे फाइनेंशियल लिटरेसी से, या उसको ठीक ढंग से उपयोग करके अच्छी तरह निवेश करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ पाए। तो दोस्तों, ये थे सेबी इन्वेस्टर अवेयरनेस टेस्ट के 50 जरूरी सवाल जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि ऐसी ही काम की जानकारी आपको मिलती रहे। और हाँ, सेबी ये टेस्ट बिल्कुल फ्री में कराता है, तो देर मत करो, टेस्ट दो और अपना सर्टिफिकेट भी लो। मिलते हैं अगले वीडियो में फंड की दुनिया के साथ, जहां पैसा बने समझदारी से। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद।